दुल्हिन गभऊ मंगलाचार पंक्ति किसकी है? तो देखिए ये पंक्ति पूछी गई है कि किसकी है। ऑप्शंस दिए गए हैं कबीरदास की, या ऑप्शन बी तुलसीदास की, या ऑप्शन सी रामानंद की, या ऑप्शन डी सूरदास की। तो देखिए दुल्हिन गभऊ मंगलाचार ये पंक्ति किसकी है? तो देखिए पहले तो मैं आपको इस पंक्ति को बता दूं। पंक्ति जो पूरी है यहाँ पर कि दुल्हिन गभऊ मंगलाचार हम घरे आयो है राजा राम भरतार। तो याद रखिएगा ये पूरी पंक्ति है, पर यहाँ पर थोड़ा ही पंक्ति को दिया गया है और पूछा गया है कि किसकी पंक्ति है। तो याद रखिएगा दुल्हिन गभऊ मंगलाचार ये जो पंक्ति है वह है कबीरदास की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि दुल्हिन गभऊ मंगलाचार पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। और कबीरदास से एक दो प्रश्न जो और पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, वह है कबीर की बाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है। एक प्रश्न ये बन सकता है कि कबीर की बाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक, कबीर की बाड़ी के संग्रह को क्या कहा जाता है? बीजक। और दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि बीजक के कितने भाग हैं। तो याद रखिएगा बीजक के 3 भाग हैं, और कौन कौन से हैं? साखी, सवद और रमैनी। ठीक है, याद रखिएगा कबीरदास जी से जो प्रश्न बन सकता है कि कबीरदास की बाड़ी का संग्रह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बीजक, और बीजक के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? साखी, सवद और रमैनी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न जो लिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए जानकी मंगल, या ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्न, या ऑप्शन डी पार्वती मंगल। तो देखिए ये काफी सरल प्रश्न है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? देखिए जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये दोनों ही रचना किसकी हैं? तुलसीदास जी की। रामाज्ञा प्रश्न जो है यह भी रचना तुलसीदास जी की है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रसविलास, जो कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है। और रसविलास किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दूं। रसविलास जो रचना है वह है चिंतामणि की। ठीक है, और चिंतामणि किस काल के कवि हैं? ये भी प्रश्न आता है कि चिंतामणि किस काल के कवि हैं। तो याद रखिएगा चिंतामणि जो है रीतिकालीन कवि हैं। और रसविलास किसकी रचना है? चिंतामणि की। तो यहाँ पर विकल्प जो बी दिया गया है राइट हो जाएगा कि रसविलास जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रसविलास जो है चिंतामणि की रचना है, और चिंतामणि जो है एक रीतिकालीन कवि है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी नंददास, सी रसखान, या ऑप्शन डी नावादास। तो देखिए इन चारों में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो देखिए नंददास, रसखान और नावादास ये तीनों ही भक्ति काल के कवि हैं। अमीर खुसरो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भक्ति काल के कवि नहीं है। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदि काल के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। और बाकी यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं नंददास, रसखान और नावादास, ये तीनों ही भक्ति काल के कवि हैं। अगर मैं आपको भक्ति काल के बारे में थोड़ा बताऊं तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। भक्ति काल को आप लोग जानते हैं 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। 2 आपको पता होगी। और सगुण भक्ति जो है उसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसको कहा जाता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए रसखान और नंददास ये दोनों ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, और नावादास जी की बात की जाए तो ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा रसखान जी और नंददास ये दोनों ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हैं, कवि हैं, और नावादास जो है वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत और कवि आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, रसिक समाज नामक साहित्य संस्था की स्थापना किस साहित्यकार द्वारा की गई है? रसिक समाज की स्थापना किस साहित्यकार द्वारा की गई है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक के द्वारा, या डॉक्टर जगमोहन सिंह के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, या बद्री नारायण चौधरी प्रेम के द्वारा। तो देखिए रसिक समाज की साहित्य संस्था की स्थापना किस साहित्यकार के द्वारा की गई है? याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नीचे लिखी रचनाओं में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक द्वारा नहीं लिखी गई है?
ठीक है, ये है कंप्लीट प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे जो रचनाएं दी गई हैं कौन सी श्रीधर पाठक के द्वारा नहीं की गई है, रचित नहीं है। ऑप्शन ए अनुराग रत्न, या ऑप्शन बी कश्मीर सुषमा, या ऑप्शन सी भारत गीत, या ऑप्शन डी सांद गीत। तो देखिए 4 यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और कौन सी रचनाएं हैं जो श्रीधर पाठक की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भारत गीत और कश्मीर सुषमा ये दोनों ही रचना जो है श्रीधर पाठक जी की हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है सांद गीत, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, सांद गीत जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है, पर यहाँ पर सांद गीत नहीं होगा, सांद अटन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। सांद गीत जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है और सांद अटन जो रचना है वो श्रीधर पाठक की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन जो है श्रीधर पाठक के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। अनुराग रत्न श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। और अनुराग रत्न किसकी रचना है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि अनुराग रत्न किसकी रचना है, तो याद रखिएगा नाथुराम शर्मा जी की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। कश्मीर सुषमा, भारत गीत और सांध्य अटन ये तीनों ही रचना जो है श्रीधर पाठक की है और सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की है। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं में से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन दिए गए हैं आनंद कादम्बिनी, या ऑप्शन बी सरस्वती, सी नागरी नीरद, या बाला बोधनी। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती पत्रिका का। याद रखिएगा यह प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो याद रख लीजिए, काफी सरल प्रश्न भी है और आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका का। तो यहां तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंत जी को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। ऑप्शन दिए गए हैं आरसी प्रसाद सिंह ने, या ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी ने, या ऑप्शन सी मुक्ति बोध ने, या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, याद रखिएगा पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना था, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। देखिए दोनों ही प्रश्न काफी बेहतरीन है परीक्षा के लिए। पंत को छायावाद का जनक किसने माना था, बताइए, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रसाद को छायावाद का जनक यानी किसको, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। ऑप्शन दिए गए हैं इलाचंद्र जोशी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अब बताइए इनको जो है छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी जी ने। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा, इलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना था। दोनों प्रश्न आपको क्लियर है ना, याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं लगाइए, और इससे आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो काफी बेहतरीन तरीके से होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे, देखिए अगला प्रश्न है कवि भूषण की उपाधि मिली है। सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए बिहारी जी को, मतीराम को, चिंतामणि को, या भूषण जी को। तो देखिए किसको मिली है, कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो है भूषण जी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगर अगला प्रश्न देखा जाए, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए दी यहाँ पर है सूरदास जी के द्वारा, आचार्य विठल नाथ के द्वारा, या ऑप्शन सी कृष्णदास के द्वारा, या ऑप्शन डी यहाँ पर गुरु नानक के द्वारा। तो देखिए अष्टछाप की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन जो यहाँ पर 4 दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विट्ठल नाथ जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, अष्टचाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आचार्य विट्ठल नाथ जी के द्वारा। जो विकल्प दिए गए हैं इनके अनुसार ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न बनता है अष्टछाप से, वो बनता है कि अष्टछाप के कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 8 कवि हैं, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनसे प्रश्न जरूर बनता है कि अष्टछाप, ऐसे पेपर में दे दिया जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं, और 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक राइट आंसर होगा। तो इसलिए आप लोगों को अष्टछाप के 8 कवियों के नाम पता होना चाहिए। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, साथ ही साथ आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो कवि हैं वह है कुंभन दास, दूसरे कवि हैं सूरदास, तीसरे हैं परमानंद दास, और चौथे हैं कृष्णदास। इसके बाद 5वें हैं गोविंद स्वामी, फिर है 6ठे नंबर पर छीत स्वामी, और 7वें पर चतुर्भुज दास, और 8वें हैं नंददास। यानी ये जो 8 कवि हैं इनको अष्टचाप कवि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 कवियों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे यहां पर पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अष्टचाप के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अष्टचाप के जो कवि थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं कि नाथ मंदिरों की देखभाल करना, या कीर्तन करते हुए नाथ मंदिर में हर समय प्रभु की जो है आराधना करना। ठीक है, अब इसके बाद है कृष्ण की मूर्तियों का सजीव श्रृंगार करना, या ऑप्शन डी कृष्ण काव्य की रचना करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। एक बार मैं प्रश्न आपको कंप्लीट दिखा दूं, यहाँ पर प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है कि अष्टचाप के कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, और ऑप्शन देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो अष्टचाप के जो कवि थे उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि कीर्तन के माध्यम से नाथ मंदिर में जो है हर समय प्रभु की सेवा करना। और यहाँ पर जो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि कीर्तन के माध्यम से जो है श्री कृष्ण का जो है लीलाओं का गुणगान करना, वर्णन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, कीर्तन करते हुए नाथ मंदिरों में हर समय प्रभु की सेवा करना और कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, या ब्याहलू। तो यहां तक जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं उनके लिए प्रश्न दिया जा रहा है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे प्रश्न काफी सरल है, आप सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, पर जो भी विद्यार्थी यहाँ तक आए हैं वो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं कि सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा है। इन चारों में से कमेंट करके जरूर बताइएगा, यानी यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान से इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके कि सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ कौन सा माना जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूरदास ने भाषा के किस रूप को अपने काव्य का माध्यम बनाया था? सूरदास जी ने भाषा के किस रूप को अपने काव्य का माध्यम बनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं खड़ी बोली को, या अवधी को, ब्रज भाषा को, या मैथिली को। तो देखिए सरल प्रश्न है, किस भाषा को जो है काव्य का माध्यम बनाया था? ब्रज भाषा को, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस भाषा को काव्य का माध्यम बनाया था? ब्रज भाषा को। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न है कि नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य का नाम क्या था? नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य का नाम क्या था? सुदामा चरित्र, या ऑप्शन बी कृष्ण चरित्र, ध्रुव चरित्र, या तुलसी चरित्र। तो देखिए नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित काव्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुदामा चरित्र। याद रखिएगा, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य है, और इस काव्य की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का रचित काव्य है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न
यह कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी जिसने अपनी कुल मर्यादा का त्याग कर गोपियों के समान श्री कृष्ण की आराधना की थी। तो देखिए ये प्रश्न तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कृष्ण भक्त कवयित्री कौन थी जिसने अपनी कुल मर्यादा का त्याग कर गोपियों के समान भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। ऑप्शन ए दयाबाई या रत्नावती, सहजोबाई या मीराबाई। तो देखिए किस विकल्प पर जाना चाहिए हमें, ऑप्शन डी के साथ, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। सरल है प्रश्न। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, मीराबाई की कविता की मुख्य भाषा कौन सी है? मीराबाई की कविता की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाबी, बी राजस्थानी, सी अवधी या ऑप्शन डी ब्रज। तो देखिए मीराबाई की कविता की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी राजस्थानी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य मीराबाई द्वारा नहीं रचा गया है? देखिए आ गया यहाँ पर प्रश्न, मीराबाई की रचनाओं पर आधारित मीराबाई द्वारा नहीं रचा गया है। ऑप्शन ए रामलला नहचु या ऑप्शन बी नरसी जी को माहेरो या ऑप्शन सी राग गोविंद या ऑप्शन डी गीत गोविंद का टीका। तो देखिए मीराबाई के द्वारा रचित कौन सा नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामलला नहशु, क्योंकि रामलला नहशु जो है किसके द्वारा लिखित है? तुलसीदास जी के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन ए तो तुलसीदास जी के साथ जाएगा और ऑप्शन बी सी डी ये तीनों ही रचनाएं मीराबाई की हैं। मीराबाई की जितनी भी रचना है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रचनाएं तो ये समझ लीजिए पेपर में रचनाओं पर आधारित प्रश्न तो आने हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए जितनी भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अकबर दरबार के किस कवि को जहांगीर ने हाथी के द्वारा कुचलवा कर मरवा दिया था? अब देखिए अकबर दरबार के किस कवि को जहांगीर ने हाथी के द्वारा कुचलवा कर मरवा दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं नरहरि को या ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी गंग या ऑप्शन डी रसकान। तो बताइए किस किस कवि को जो है जहांगीर ने जो है हाथी के द्वारा मरवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि गंग को। याद रखिएगा कवि गंग को जो है जहांगीर ने हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद रचना से प्रश्न है कि सपना नहीं कहानी के रचयिता हैं, सपना नहीं कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी हिमांशु जोशी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव या ऑप्शन डी मंजुल भगत। तो देखिए सपना नहीं कहानी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इस कहानी के जो रचनाकार हैं वह है ज्ञान रंजन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, छुट्टियां कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए महेंद्र भल्ला, ऑप्शन बी ज्ञान प्रकाश, ऑप्शन सी राकेश वत्स या ऑप्शन डी कामतानाथ। तो देखिए छुट्टियां कहानी के कहानीकार कौन है? छुट्टियां कहानी के जो कहानीकार हैं वह है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कामतानाथ। याद रखिएगा छुट्टियां कहानी के जो कहानीकार हैं वह है कामतानाथ जी। अब इसके बाद देखिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन देखिए प्रश्न है कि काले खरगोश कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी महिपा सिंह और या ऑप्शन डी निरुपमा सेवती या ऑप्शन डी अमरकांत। तो देखिए काले खरगोश कहानी किसने लिखी है? बताइए काले खरगोश कहानी किसने लिखी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बलराम, महिप सिंह या निरुपमा सेवती या जो है ऑप्शन डी अमरकांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काले खरगोश कहानी के जो लेखक हैं या लेखिका हैं वह है निरुपमा सेवती, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।